हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th में हम लोगों ने सूक्ष्मजीव चैप्टर के बारे में जान रहे थे। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ चर्चा हमने किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कल चर्चा किया था। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्मजीव के अंदर हमने तीन चार वैरायटी के वायरस के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें आपका विरोइड था, उसके बाद पेरोन था। इस तरह से आपके एक और आपके पिरॉन, उसका वेरियन था। ये इस तरह से हमने तीन प्रकार के वायरस के बारे में जानने की कोशिश करी थी, और साथ में ये वेरिएंट थे, और साथ में हमने वायरस की स्थिति जानने की कोशिश करी थी। और ये हमने क्लियर किया था कि वास्तव में वायरस है क्या। ये आपका लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। इनके अंदर की अवस्था में रेसिडेंशियल होता है, किस रूप में ये रहता है, और साथ ही साथ कि इनके अन्य आपके पहलू, जैसे कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक फॉर्म में रहता है, यूकैरियोटिक फॉर्म में रहता है, या इसके अंदर पोषण की क्रिया कैसे होती है, इनसे रोग कैसे फैलते हैं, इनकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की हुई थी। आज फिर हम लोग जानेंगे, इसी वायरस को थोड़ा तुलना करके देखेंगे जीवाणु के साथ। एक और टॉपिकल देखें तो हम लोग जीवाणुवाद, अर्थात कि वैसे वायरस के बारे में जो जीवाणुओं पर ही सिर्फ अटैक करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, अर्थात कि वायरस और बैक्टीरिया अर्थात विषाणु और जीवाणु, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात करें हम लोग बैक्टीरिया और वायरस की, तो बैक्टीरिया और दूसरा कंडीशन हो जाएगा वायरस का। ठीक है। अगर हम लोग इसके आकार आकृति की बात करें, तो आकार आकृति जनरली जो मिलेंगी वह आपका लगभग 4 मिली माइक्रोमीटर से लेकर 300 मिली माइक्रोमीटर तक हो सकती है इसकी। हालांकि बैक्टीरिया जो होती है मिली माइक्रोमीटर में जाती नहीं, ये माइक्रोमीटर तक ही है, सीमित रहती है। और माइक्रोमीटर में भी खास तौर से इनकी जो होती है वह 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक की इसकी आकार होती है। तो आकार में तो ये हो गया कि इनकी आकार जो होगी बैक्टीरिया से वायरस की आकार जो होगी काफी ज्यादा कम होगी। अगर हम संरचना की बात करें, तो संरचना में बात करें कि सामान्य रूप से वायरस जो होगा, वायरस के अंदर जो गुणसूत्र या अन्य चीजों की बात करें, तो इनके अंदर आरएनए का फॉर्म मिलता है, डीएनए के फॉर्म मिलता है, या फिर आपका न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में जनरली ये रहता है। लेकिन बैक्टीरिया में देखा जाए तो इनके अंदर हमें जनरली क्या देखने को मिलता है कि डीएनए का कंप्लीट फॉर्म इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि वायरस के अंदर, तो वायरस के अंदर कोशिका भित्ति, जो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार है, जो सामान्य रूप से पौधों के अंदर पाई जाती है, यह कोशिका भित्ति जो होती है वह अनुपस्थित रहती है, क्योंकि उनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक तो होता ही नहीं है, तो कोशिका भित्ति का तो सवाल ही नहीं उठता। इनके अंदर आपके बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं होती है जिनके अंदर आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये हो गया डिफरेंस। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इनके डिफरेंस के बारे में कि सजीव और निर्जीव के बारे में। तो सजीव और निर्जीव की कल ही हमने आपसे चर्चा किया था कि वायरस जो है ना तो पूरी तरह सजीव मान सकते हैं आप, और ना ही आप क्या कर सकते हैं, ना ही इसे निर्जीव मान सकते हैं। तो फिर मानेंगे क्या इसे, तो इसे हम क्या करते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी मानते हैं, दोनों के बीच की कड़ी मानते हैं। बीच की कड़ी का मतलब क्या, कि जब तक यह किसी भी होस्ट कोशिका से बाहर है तब तक निर्जीव अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसे वो किसी होस्ट कोशिका में चला जाएगा तो वह किस फॉर्म में हो जाएगा, सजीव के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर सजीव की आपकी कंडीशन पाई जाती है। बाकी उसके बाद अगर बात करें कि पोषण की, तो पोषण जो आपका बैक्टीरिया होती है वह आपका परपोषी के रूप में कार्य करती है, अर्थात कि सहजीवी के रूप में भी हो सकती है, सहजीवी परजीवी के रूप में भी रहती है, यानी अलग अलग रूप में ये आपका पोषण करती है। लेकिन जनरली जो वायरस होगा यह आपका क्या होता है, जनरली यह परजीवी के रूप में ही अपना जीवन यापन करता है, यानी दूसरे जीवों पे होस्ट रख के, यानी दूसरे जीवों पे डिपेंड होके रहेगा। उसके बाद अगर बात करें तो बैक्टीरिया हमारे लिए कुछ फायदेमंद भी होते हैं।
जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, तो ये हमें हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, या हमारे आंत के अंदर पाया जाने वाला आपका बैक्टीरिया, तो ये क्या होता है कि हमारे लिए कुछ फायदेमंद भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक तो होते ही हैं क्योंकि बहुत सारे रोग इनकी वजह से होते हैं। हानिकारक इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे आपका रोग होते हैं, जैसे करड़ा हो गया आपका, उसके बाद सुल्मिनोना टाइफिस से आपका टाइफाइड हो गया। तो इस तरह से यह आपका बैक्टीरिया जो होता है हानिकारक भी होता है और फायदेमंद भी होता है, दोनों केस होता है। लेकिन अगर वायरस के कंडीशन देखेंगे तो इसमें फायदा का कोई चांस ही नहीं है। यह सिर्फ क्या होता है हमारे लिए या किसी भी अन्य जीव के लिए हानिकारक होता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई फायदे की बात नहीं होती है। और आपका अगर दोनों में जनन की बात कर लें तो वायरस जनरली आपका यह क्या करते हैं, अपने आपका आरएनए या फिर जो भी इनके पास गुणसूत्र का खंड है उनका ये गुणन करता है। गुणन करने का मतलब 2 से 4, 4 से 8, इस फॉर्म में क्या होता है कि उनके केंद्रक वाले पार्ट जो डीएनए आरएनए हमारे होस्ट कोशिका में जाते हैं, सिर्फ उसी का मल्टीप्लीकेशन होता है, उसी का डिवाइड होकर बार बार उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर आपका जनन की क्रिया होती है, जिसमें आपका खंडन क्रिया होती है, जिसके अंदर द्विखंडन हो जाएगा, बहुखंडन हो जाएगा, इस प्रकार की आपका अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो आपका लैंगिक जनन का रूप भी शो करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस में काफी ज्यादा चेंजेस है। ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा बैक्टीरिया और वायरस में चेंजेस, क्योंकि हमने वायरस के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हमें जानना है थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में। तो थोड़ा सा किया कि वायरस और बैक्टीरिया में हमने डिफरेंस कर दिया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि वायरस के तुलना में बैक्टीरिया को पढ़ने में आपको सहूलियत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले क्या किया कि वायरस और बैक्टीरिया में हमने आपको डिफरेंस बता दिया कि क्या अंतर है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीवाणु अर्थात ही बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया क्या होता है और इनके अंदर हमें क्या क्या जानना है। ये क्लियर है। हमने अभी कुल मिलाकर कितने पॉइंट देखे दोनों में डिफरेंस में, तो हमने देखा पहले आकार आकृति का पहला, दूसरा इनके अंदर जो आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी कंडीशन का, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा क्या उनकी कोशिका विन्यास के बारे में, उनके बाद उनके देखा कि सजीवता और निर्जीवता के आधार पे, उसके बाद हमने क्लियर किया कि पोषण की क्रिया कैसे होती है, उसके बाद हमने किया कि क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, साथ ही साथ हमने बात करी इसके जनन के बारे में। अर्थात कुल हमने कितने पॉइंट पे चर्चा की है, कुल हमने 7 पॉइंट पे चर्चा किया। ये क्लियर हो गया होगा। और जनरली अगर देखा जाए तो वायरस का आकार आपका छोटा है, तो हम इसे किसी फिल्टर में अगर इसे मापने की कोशिश करें, किसी फिल्टर से हटाने की कोशिश करें, तो वायरस को नहीं हटा सकते, क्योंकि वायरस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आपके कोशिका के अंदर चला गया, उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा। तो हम किसी फिल्टर बेस पे अगर माइंड सेटअप करके चलते हैं कि किसी फिल्टर में जाकर हम इसे छान के अलग कर दे वायरस, तो ये हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। हम फिल्टर में क्या कर सकते हैं कि बैक्टीरिया को अगर चाहे तो इसका हम फिल्टर करके इससे हम अलग करना चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग कंडीशन में अपनी आयु को या अपने जीवन को बरकरार रखते हैं, जहाँ पे सामान्य जीवों को जीवित रहना मुश्किल होता है। यानी कि अधिक प्रतिकूल अवस्था में भी बैक्टीरिया अपने आप को ढालने में समर्थ होती है। इनके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे। अभी आपको बैक्टीरिया और वायरस के बारे में हमने 8 आपको अंतर बताए, और मुझे लगता है कि ये बैक्टीरिया और वायरस के बारे में आप कंपैरिजन सही तरीके से कर पाए। चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया होता क्या है और बैक्टीरिया में हम लोग को क्या क्या खास जानना है। हम इनके अंतर के पार्ट को आपके बैक्टीरिया के पार्ट को बढ़ाने देते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी, इनके गुण को जानने में आसानी होगी। तो अगर बैक्टीरिया की बात करें जहां तक हम लोग, तो बैक्टीरिया क्या होता है कि आपकी सामान्य रूप से इनकी जो वास स्थान होती है वो हर जगह पे होती है, कठिन से कठिन, ज्यादा गर्म से गर्म जगह पे, ज्यादा ठंडे से ठंडे जगह पर। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो उबले पानी के अंदर भी अपनी अस्तित्व
बरकरार रखते हैं। तो बैक्टीरिया के हम किसी एक विशिष्ट स्थान या विशिष्ट अवस्था के आधार पे हम नहीं माप सकते, उनकी हम स्थिति को यही माप सकते हैं कि इनके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होती है वो रह सकती है, ये कंडीशन होता है। और बैक्टीरिया की अगर जहां तक बात करें तो बैक्टीरिया धरती के नीचे 16 फीट की गहराई तक भी अपना अस्तित्व बना रख सकती है। मतलब समझ सकते हैं कि किसी भी अवस्था में यह बैक्टीरिया रह सकती है। अगर बैक्टीरिया की प्रजाति की बात करें तो लगभग हम लोगों ने इसके बारे में जो जितना ज्ञात हम लोग को है उतना लगभग 2000 प्रजाति के बारे में हम लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि बैक्टीरिया की लगभग 2000 प्रजातियों के बारे में लोगों को जानकारी हो चुका है। स्टार्टअप की बात करें बैक्टीरिया के बारे में तो बैक्टीरिया की स्टार्टअप जो सबसे पहले हुआ था वो ल्यूवेनहुक के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ल्यूवेनहुक के द्वारा। ल्यूवेनहुक ने सबसे पहली बार सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश करी थी। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया की खोज आपका जब आपका क्या हो गया, जब आपका सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ उसके बाद ही बैक्टीरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव हुआ। क्योंकि ये आकार आकृति में इतने छोटे आकार के रखते हैं कि इतने छोटे आकार को हम लोग किसी भी नॉर्मल या सामान्य रूप से किसी आपका क्या कहते हैं यंत्र से देखा नहीं जा सकता। इस वजह से हम लोगों ने माइक्रोस्कोप का पहले आविष्कार करा। उसके बाद क्या किया, बैक्टीरिया के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करी। तो सबसे पहले आपका इसमें क्या किया गया, ल्यूवेनहुक ने अपना विचार रखा कि बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस के बारे में इन्होंने सबसे पहले आपका चर्चा किया। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस पे काम किया, जैसे आपका लुई पास्चर भी थे। लुई पास्चर ने भी इस पे आपका विचार दिया अपना। तो इस तरह से धीरे धीरे क्रमवार तरीका से बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने विचार बैक्टीरिया संबंधी प्रस्तुत किए। अब बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया जब इतनी गहराई में रह सकती है और इतनी अधिक प्रजातियां, तो सबके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को भी हम लोग दो रूप में कैटेगराइज करते हैं, दो पार्ट में इसको कैटेगराइज कर देते हैं। अब दो पार्ट में कैटेगराइज करने का मतलब क्या कि जो आपका यह बैक्टीरिया है यह एक आर्क बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया के रूप में हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अर्थात क्या, पूरे बैक्टीरिया के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन बैक्टीरिया को दो भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। आर्की बैक्टीरिया का मतलब सीधे शब्दों में आप आर्की वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि यह आर्की वर्ड क्या बताता है, ऐसे चीजों को जो पूरा तत्व से जुड़े हैं, जो आपका प्राचीन चीजों से जुड़ा हुआ है। आर्की वर्ड का मतलब क्या होता है, प्राचीन या पूरा तात्विक। तो ये भी सेम चीज बताना चाहता है कि आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया कि यह ऐसे बैक्टीरिया इसके अंतर्गत रखे जाएंगे जो प्राचीन अवस्था में पाए जाते हैं, जिनका कंडीशन प्राचीन अवस्था, इनमें कुछ का अस्तित्व अभी अवेलेबल है, कुछ का समाप्त हो गया। अर्थात कि जितने भी आपके प्राचीन अवस्था के बैक्टीरिया होते थे उनको आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया। और दूसरा कंडीशन रखा गया यू बैक्टीरिया को। और यू बैक्टीरिया यानी कि आर्की प्राचीन बैक्टीरिया के अलावा जितने भी बैक्टीरिया है, अर्थात कि जितने भी आपका क्या कहते हैं जीवाणु के पार्ट है, सभी के सभी यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात आती है कि यह दो पार्टों में तो हमने बांट दिया। अब बात आती है कि बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा, इनके बारे में जानकारी के बारे में, तो जानकारी आपको एक क्लियर हो गई होगी अंतर से कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा और क्या इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। तो इनकी चर्चा हमने पहले ही आपको कर दिया कि इनकी आकार आकृति कितनी हो जाएगी, 2 से 10 माइक्रोमीटर। डीएनए आरएनए के फॉर्म में इसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, इसके अंदर आपको गुणसूत्रीय अवस्था मिलेगी। इनके अंदर आपका कोशिका भित्ति मिलेगा आपको। यह आपके सजीव अवस्था में रहते हैं और क्या, यह आपका सजीवी अवस्था में परजीवी के रूप में रहते हैं। ये सारी चीजें हमने क्या कर ली है, पहले इसके बारे में जानिए। अब क्या करने, सामान्य लक्षण अगर पता है तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इनके आकार आकृति के बारे में और उनके आधार पर बांटे जाने वाले बैक्टीरिया के प्रकार के बारे में।
ठीक है। तो आकार आकृति का हमने बताया कि 2 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं। लेकिन अब क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर भी अलग अलग रूप में आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गोलाकार होते हैं, यह आपका कोलाई हो जाता है, जैसे सीरिचिया कोलाई है आपका, ठीक है। कुछ जो होते हैं डंडे आकार के होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं बेलन के आकार के होते हैं, जिनकी संरचना बेलन के समान होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके आकार आकृति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि बैक्टीरिया को अलग अलग रूपों में हम देख सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का अपना आकार एक रूप में कहे कि सिर्फ गोलाकार होगा, सिर्फ डंडे आकार या लंबे आकार का होगा, सिर्फ बेलनाकार का होगा, या फिर किसी चपटे आकार का होगा, तो हम उस रूप में नहीं कह सकते। हम क्या कह सकते हैं कि वह विभिन्न आकार के रूप में वह रहता है, जिसमें मछली में जो मिलता है वह गोलाकार रूप में मिलता है, डंडाकार और बेलनाकार। 3 फॉर्म जो होता है इसका आपका क्या होता है, कॉमन होता है, और इसी रूप में ये आपका क्या मिलता है, आपको प्राप्त होता है। अब इनके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे कि इनके अंदर पोषण की बात। तो हमने देख लिया कि बैक्टीरिया का आकार क्या हो सकता है। पहले हमने देखा इनकी स्थिति के बारे में, आकार के बारे में। तो आकार देखा कि गोलाकार होगा, ठीक है, आपका बेलनाकार हो सकता है, आपका दंड आकार हो सकता है, लंबे आकार का हो सकता है, ठीक है, अलग अलग रूप में, गुच्छे में हो सकता है, समूह में रहने वाला हो सकता है, एकल रूप में रह सकता है। तो विभिन्न आकार के आपके क्या मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेंगे। जहां तक हमने पोषण की बात करी, तो पोषण मैंने बताया कि ये दोनों अवस्था में रह सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सहजीवी अवस्था में रहते हैं। सहजीवी का क्या सेंस होता है कि कोई भी जीव आपके शरीर के अंदर है तो उनसे दोनों को बेनिफिट, मतलब क्या, आपका बैक्टीरिया को भी बेनिफिट हो और उनसे आपके शरीर को भी बेनिफिट हो। जब ऐसा कंडीशन होगा तो वह कंडीशन आपका क्या होगा, सहजीवी का होगा। तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सहजीवी के रूप में भी काम करते हैं, या फिर कुछ जीवों पे आपका क्या होता है, निर्भर रह के रहते हैं, तो परजीवी के रूप में भी कार्य करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपका मृत जीवी के रूप में भी अपना पोषण करते हैं। तो मृत जीवी के रूप में पोषण का मतलब क्या समझते हैं कि मृत जीवी ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले चीजों पर आएंगे और उसका डिकम्पोजर का काम, इसका काम करेंगे, डिकम्पोजर। मतलब क्या, उसे डिकम्पोज करके यानी सड़े गले पदार्थों को तोड़कर उसे मिट्टी में मिलाने का काम होता है। तो यह भी आपका काम किसका होता है, बैक्टीरिया का, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। अगर ये बैक्टीरिया हमारे वायुमंडल में न रहा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपका डिकम्पोजर हुआ, तो डिकम्पोजर ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। फायदेमंद कैसे होता है, जितने भी जानवर जीव जंतु मरते हैं और लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, अगर वह डिकम्पोज होने वाला ना होता, अगर ये बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता कि आपको लाशों की ढेर लग जाती, और तो और उसके बाद आपको विभिन्न तरह की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता। तो ये तो कहिए कि डिकम्पोज करके उसे क्या करता है, फिर से वो मिट्टी में मिला देता है, जिनके वजह से आपके लिए कुछ आराम हो जाता है। उसके अलावा जो पेट्रोलियम लाए जाते हैं, दूसरे देशों से पेट्रोलियम लाए जाते हैं, तो पेट्रोलियम का टैंकर क्या होता है, कभी कभी समुद्र में फट जाता है। अब उस कंडीशन में समझिए कि पेट्रोलियम अगर फट गया टैंकर, तो आपका समुद्र, वो आपका जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है कि वाटर के अपेक्षा क्या होता है, हल्का होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका समुद्र की ऊपरी सतह पर वो फैले। अब जब ऊपरी सतह पे फैलेगा तो कंफर्म है कि नीचे जो आपका जीव जंतु रहते हैं, समुद्र के तली में रहते हैं, जो पौधे हैं आपके, उनके लिए ऊपर से ही आपका ऑक्सीजन आता है, साथ ही साथ ऊपर से ही सनलाइट आता है। तो ऊपर अगर पूरी तरह से कवर्ड कर लेंगे आपके समुद्र के सबसे ऊपरी स्तर पे, तो क्या होगा, नीचे की तरफ प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगा और प्रॉपर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में नीचे रहने वाले जीव जंतुओं को विभिन्न तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम कुछ बैक्टीरिया रखते हैं, जिन बैक्टीरिया को छोड़ते हैं, और वह बैक्टीरिया क्या करता है, उस तेल को खाकर नष्ट कर देता है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली वे से भी हमारे लिए अलग अलग रूप में फायदेमंद साबित होता है। तो बैक्टीरिया आपका अपना पोषण जिस रूप में करता है, ये उसके लिए बेनिफिट होता है। उसके लिए क्या बेनिफिट होता है कि उसके अपना जीवन चलने के लिए, अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए एक सेवा मिल जाता है।
और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि हम अपने वायुमंडल को के संतुलन के अकॉर्डिंग उसका उपयोग करके हम भी फायदेमंद रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका इसका उपयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं, इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं जहाँ पे हम क्या बनाते हैं, जो जैविक खाद बनाते हैं, जैविक खाद बनाने में इसका उपयोग कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि जितना भी हमारे कचरे होते हैं, जितने भी आपके गाय भैंसों से प्राप्त अवशेष होते हैं, उन्हें इकट्ठा करके जब हम जैविक खाद बनाते हैं तो ये आपके बैक्टीरिया ही तो होते हैं जो उसे डिकम्पोज करके क्या करते हैं, हमारे लिए आपका जैविक खाद देने का कार्य करते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। हानिकारक किसी रूप में वो नहीं होता। हानिकारक इसलिए नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आपका वह जो होता है शुद्ध रूप में आपका ही अवशेष होता है। तो उस कंडीशन में आपका किसी भी तरह का आपका रासायनिक पदार्थ उसमें शामिल नहीं होता है। तो जो आपका पौधे में या फिर खेतों में डालते हैं तो उन्हें पोषक तत्व प्राप्त होती है, लेकिन सार्थक रूप में प्राप्त होती है। तो इनके पोषण से हमें काफी ज्यादा बेनिफिट भी हमें प्राप्त होते हैं। अब इनमें हम लोग इन बैक्टीरिया के यू बैक्टीरिया के अंदर हम लोग कुछ बैक्टीरिया के बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभी साइनोबैक्टीरिया के बारे में। नाम काफी ज्यादा फेमस है, आपने सुना होगा। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया या फिर इसे नीले आपका सीधे शब्दों में क्या है, इसे कहते हैं हम लोग नील हरित शैवाल। इसे क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो नील हरित शैवाल है और यह काफी ज्यादा विख्यात है और एग्जाम में भी साइनोबैक्टीरिया से एग्जाम्पल देकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में या आपका क्या कहते हैं, आपका लघु उत्तरीय फॉर्म में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि जब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो सामान्य रूप से जो हमें प्राप्त होता है, तो सबसे पहली पॉइंट इसमें जो दिखती है कि यह प्रोकैरियोटिक अवस्था में हमें सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है। अब सीधी सी बात है कि जब यह प्रोकैरियोटिक अवस्था में दिखाई पड़ेगी तो इसकी आकार आकृति तो क्या हो जाती है, ऐसे ही आपका छोटी हो जाएगी। और प्रोकैरियोटिक जब छोटी अवस्था में आ जाएगी तो उस कंडीशन में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनके अंदर खास बात यह होती है कि इनके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। इसकी उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, इसलिए इसे नील हरित शैवाल कहते हैं। मतलब क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि बताइए कि कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी कैटेगराइज होते हैं, अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं, अलग अलग अवस्था में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो स्पेशली क्लोरोफिल ए मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए इसके अंदर अर्थात साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक और बात होता है कि इसमें कमी ये होता है कि क्लोरोफिल होने के बावजूद भी इसके अंदर अन्य जो संगठित लवक होते हैं और वह उपस्थित नहीं रहता। संगठित लवक अन्य क्या हो जाएंगे, आपको मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, कुछ ऐसे आपके क्या कहते हैं लवक होते हैं जो आपका पौधे को अलग अलग रूप में क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। तो ये आपके लवक होते हैं। जैसे हमने बात किया ल्यूकोप्लास्ट का, तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन को स्टोर करने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, पौधे को कलरफुल आपके फूल फ्लावर देने का काम करता है। तो वह कंडीशन वाला आपका जो लवक होता है, संगठित लवक, वह इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर सीधा शब्दों में क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि हरा रंग ही सिर्फ पाया जाता है। ठीक है, और इनके अंदर जो भोजन स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में आपका भोजन जो होता है वह स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये आपके साइनोबैक्टीरिया के बारे में है। इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो आपका साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो जनन की विधि होती है, ठीक है, वह जनन की विधि किस रूप में होती है कि यह आपका लैंगिक जनन की क्रिया तो करेगा नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक अवस्था है, तो जनरली ये गुणन या फिर अलैंगिक जनन की क्रिया का आपका रूप दिखाता है। ठीक है, या तो आपका अलैंगिक होगा या फिर हम सीधे कह सकते हैं कि इनके अंदर जब अवस्था पूरी तरह प्रोकैरियोटिक होगी तो यह सिर्फ गुणन करेगा। जैसा हमने किसमें देखा था, जैसा हमने देखा था आपको वायरस के अंदर, तो यह भी आपका उसी रूप में गुणन करने की आपका स्थिति रहेगा।
अब बात आ जाती है इनके बारे में, क्वालिटी हो गई। अब आ जाता है कि बात ये रहेगा कहाँ, साइनोबैक्टीरिया हमें मिलेगा कहाँ। तो साइनोबैक्टीरिया हमें कहीं भी मिल सकते हैं, जहां पे आपका कोई नमी स्थान हो, ठीक है, जहां पे क्या हो, नमी वाला स्थान हो। अब नमी वाला स्थान कहाँ हो सकता है, किसी नदी के पास, किसी तालाब के पास, किसी झील के करीब में, ठीक है। ये जहां भी ये नमी वाले क्षेत्र होंगे वहां पे हर जगह पे हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इनकी आकार आकृति कैसी रहेगी। आकार आकृति की अगर बात करें तो यह आकार आकृति अलग अलग रूप में रहेगी। यह इंडिविजुअल यानी स्वतंत्र अवस्था में हो सकती है, ठीक है, या फिर क्या हो सकती है, समुच्चय में हो सकती है, मतलब ग्रुप में हो सकती है, या इस रूप में अपना आकार आकृति या अपनी स्थिति प्राप्त करे, ठीक है। यानी ग्रुप में भी रह सकती है, स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकती है, और क्या हो सकती है जी, इसके अलावा आपका किसी थैलस के रूप में, किसी आपका पैकेट के रूप में, समुच्चय अर्थात कि ग्रुप के फॉर्म में रह सकती है, ठीक है। मतलब एक थैले के अंदर यह बंद होकर रह सकती है। तो हम कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए क्या होता है, अलग अलग रूप में यह फायदेमंद होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक और बात अगर हम लोग देखें कि साइनोबैक्टीरिया की कोशिका संरचना, कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो प्रोकैरियोटिक अवस्था है, ठीक है, वह प्रोकैरियोटिक अवस्था कैसी होती है। तो प्रोकैरियोटिक अवस्था के संरचना के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर लेते हैं। अर्थात क्या, कोशिकीय संरचना की हम लोग बात करेंगे इसकी, कि जो आपका साइनोबैक्टीरिया है उसकी कोशिका की संरचना कैसी होगी, कोशिका की संरचना जो होगी वो कैसी होगी। तो कोशिका की संरचना में हमने पहले बात किया कि प्रोकैरियोटिक रूप में रहेगी। अब इनके अंदर जो आपकी स्पेशल जो संरचना होगी, यह आपका क्या होगी, इनकी संरचना जो होगी ट्राइकोन के रूप में होगी। किसके रूप में होगी, ट्राइकोन के रूप में रहेगी। ये वर्ड याद रखिएगा, ट्राइकोन, ठीक है, ट्राइकोन के रूप में रहेगी। और इसके अंदर आपका यह ट्राइकोन जो होगा, इसके अंदर जो आपका संरचना होगी वो दो तरह की संरचना अवेलेबल होगी, ठीक है। एक तो होगा आपका क्या, क्रोमोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म, और दूसरा होगा आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। दो इसके अंदर अवस्थाएं होंगी, इसके अंदर ट्राइकोन में भी दो होंगे। तो कंफर्म हो गया कि क्रोमोप्लाज्म के अंदर क्या होगा कि यह संरचना जो होगा क्रोमो होगा। हमने क्रोमोप्लास्ट में बताया था कि यह पार्ट कैसा होगा आपका, क्रोमो का कंडीशन हो गया तो थोड़ा सा रंगीन होगा। और साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, केंद्रक वाला भाग होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका का केंद्रीय भाग होगा, केंद्रीय या कह सकते हैं प्रमुख भाग होगा। तो यह आपका जो क्रोमोप्लाज्म जो होगा वह इसके ऊपर चारों तरफ परिधीय रूप में दो तीन लेयर के अंदर पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से यह जो लेयर है, मान लीजिए कि ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया। तो यह जो आपका चारों तरफ परिधीय रूप में जो आपका यह आपका लवक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रोमोप्लाज्म। और इसके अलावा अन्य जो ये अंदर वाला बीच वाला केंद्रीय भाग है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे साइटोप्लाज्म हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। अर्थात कि क्रोमोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दो के फॉर्म में रहेगी कोशिका संरचना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जनन की क्रिया कैसे होगी, ठीक है, यानी कैसे इसमें जनन की क्रिया हो सकती है। तो जनन की क्रिया के लिए हम लोग किधर जान ले, ये आप लोग को बैक्टीरिया क्लियर इसके बारे में, तो यही लिख लेते हैं जनन के बारे में इसकी। तो इनके अंदर जनन मुख्य रूप से वर्धी जनन होते हैं। कौन सा जनन की क्रिया होगी, वर्धी जनन। और वर्धी जनन के अंदर क्या मिलेगा आपको खास तौर से, वर्धी जनन में जो खास तौर से आपको मिलेगा कि इनके अंदर आपका पहला कंडीशन हो सकता है कि यह कोशिका को विभाजन करके कर ले, यानी कि जनन जो होगा कोशिका विभाजन के द्वारा हो जाए। हो सकता है कंडीशन ऐसा भी हो कि इसके अंदर खंडन के द्वारा जनन हो जाए, मतलब क्या, कोशिका विभाजन यानी कोशिका टूट के हो जाए, ठीक है। और कंडीशन हो सकता है बैटरी,
कोशिका विभाजन हो सकता है। देखिए इसके अंदर खंडन हो गया। खंडन के अलावा क्या होता है, एक और कंडीशन जो होता है हार्गोमिनिया का कंडीशन। ये क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि यह आपका कोशिका हो गई, तो इनके प्रत्येक टुकड़े टुकड़े वाले हिस्से से आपका नया जीव बनता है। तो हार्गोमिनिया का कंडीशन ये भी होता है। इसके अलावा आपका अलैंगिक जनन की क्रिया जो होती है, इस अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा भी इनके अंदर क्या होता है, आपकी जनन की क्रिया होती है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इनके जनन के भी अनेक विधि होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जनन के लिए आपका कोशिका विभाजन, खंडन, आपका उसके बाद आपका एक और कंडीशन होता है हाइगोमिनिया का, जिसके अंदर क्या होता है इनके पार्ट पार्ट टुकड़े से आपका बनता है। इनके अलावा अलैंगिक जनन की क्रिया भी इनके अंदर होती है विशिष्ट रूप से। अब क्या होती है कि हमने इसके बारे में, जनन के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के जनन के बारे में हमने जान लिया। अब इनके अंदर भी एक और कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन और हो सकता है कि यह क्या कर ले, बीजाणु जनन कर ले अलैंगिक जनन के अंदर। ठीक है, अब बीजाणु जनन के अंदर भी हो जाएगा, बीजाणु जनन के अंदर भी दो कंडीशन हो जाएगा कि एकल बीजाणु से बना ले। कंडीशन क्या हो सकता है कि एकल बीजाणु से अपना शरीर का निर्माण करे, या फिर क्या कर सके समूहित रूप में, अर्थात कि समूह के जो बीजाणु होंगे इनसे अपना क्या करे कंडीशन बनाए। तो यह कंडीशन हमारे बीजाणु जनन के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखे कि 5-6 प्रकार की आपकी इनकी साइनोबैक्टीरिया की जनन विधि है। तो साइनोबैक्टीरिया में हमने आज क्या देखा कि इनके अंदर देखा गया कि प्रोकैरियोटिक, पहले तो हमने बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश की, उसके बाद हमने क्या कर लिया कि बैक्टीरिया को हमने बांटने की कोशिश करी आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया के अंदर जितने भी प्राचीन बैक्टीरिया थे वो शामिल थे। इनकी चर्चा लेवेनुक ने सबसे पहली बार की, उसके बाद लुई पास्चर ने। इनकी अगर प्रजातियों की बात की जाए तो लगभग इनके अंदर प्रजातियां कितनी हो जाती है, 2000 से अधिक प्रजातियां भी अवेलेबल है। ठीक है, और कुछ ऐसी भी प्रजातियां जो अभी क्या कहते हैं ज्ञात में ना है, लेकिन उन वो प्रजातियां अभी भी अवेलेबल है। यह किसी भी मिजरेबल कंडीशन में भी अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को बैलेंस करने में यानी कि एडेप्ट करने में समर्थ होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमने जाना है कि यू बैक्टीरिया के अंदर हमने जाना है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या देखा कि ये प्रोकैरियोटिक अवस्था में होगी, अर्थात कि सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होगा, इसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होगा, आपका केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से नहीं होगी। इनके अंदर जो आपका गुणसूत्र का कंडीशन है वो आरएनए और डीएनए के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद देखा कि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। तो नीलहरित शैवाल का मतलब क्या हो जाएगा कि उनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाएगी, और क्लोरोफिल में भी कौन क्लोरोफिल मिलेगा, तो क्लोरोफिल ए मिलेगा। तीसरा कंडीशन हमारा क्या था कि इनके अंदर आपका संगठित जो लवक होते हैं इनका अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रॉस वर्ड का मतलब हो गया कि यह चीज उपस्थित इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, इनके अंदर मैंने बताया कि भोजन जो होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहेगा, और इनमें हमने जनन की बात करी कि अलैंगिक या गुणन के द्वारा सामान्य रूप से यह पाया जाएगा। इसके बाद हमने क्या कर ली, नमी या नदी तालाब वाले एरिया में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। रहने की स्थिति हमने देखा कि स्वतंत्र रूप में या समूचे के रूप में आपका हो सकते हैं। उसके बाद इनके हम कोशिका की संरचना करने की जानने की कोशिश की है कि यह किन किन संरचनाओं के अंदर ये शामिल हो सकते हैं। तो संरचनाओं में हमने देखा कि यह क्रोमोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के फॉर्म में रहते हैं। आपका क्रोमोप्लाज्म एक आपका परिधीय रूप में प्राप्त आपका 2-3 लेयर में आपका क्या होता है, रंगीन एक पार्ट होता है आपका कोशिका के अंदर। वहीं पे साइटोप्लाज्म क्या होता है कि कोशिका का केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, उसके बाद जनन की बारे में हमने कुछ डिटेल देखा कि इनके अंदर कोशिका विभाजन सामान्य रूप से अर्धसूत्री समसूत्री के द्वारा हो सकता है। सामान्य रूप से याद रखिएगा कि जब भी कोई भी कायिक होगा, यानी कायिक रूप में अर्थात कि शरीर की संरचना के रूप में कोई विभाजन का कार्य होगा, तो वो विभाजन कैसा होगा, कायिक विभाजन ही होगा। कायिक विभाजन के अंतर्गत जो विभाजन की क्रिया होगी हमेशा समसूत्री होगी। कैसा होगी, समसूत्री। लेकिन यही कायिक के अलावा अगर जनन कोशिका में विभाजन होगा तो यह कैसा होगा, आपका अर्धसूत्री होगा। इन सभी बातों पे आपका छोटे छोटे बातों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के द्वारा हो सकता है। खंडन के द्वारा, खंडन तो समझते हैं कि एक बड़ा टुकड़ा होगा, 2 भागों में कटेगा तो द्विखंडन, 2 से ज्यादा भागों में कटे तो बहुखंडन। इसके अलावा हार्गोमेनिया का एक और कंडीशन होता है
जो खंडन की तरह ही होता है, लेकिन एक ही कोशिका के अंदर अलग अलग फॉर्म में उनके नोड्स के अकॉर्डिंग नए नए जीव बनते हैं, तो यह भी एक जनन की अलग कैटेगरी के रूप में आता है। इसके अलावा कुछ अलैंगिक तरीके भी होते हैं जिनसे जनन करता है, जिनमें स्पोरोजिनेसिस होता है, अर्थात क्या, बीजाणु जनन होता है। बीजाणु जनन में एकल बीजाणु के द्वारा बन सकता है या ग्रुप के आपके बीजाणु के द्वारा यह बन सकता है, अर्थात क्या, समूह बीजाणु के रूप में बन सकता है। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को क्या जानना है कि आपका साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है, अर्थात कि इनके आर्थिक महत्व के बारे में हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। और उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या ऐसी चीज होती है जो बैक्टीरिया से को, बैक्टीरिया में आपका जो यू बैक्टीरिया के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया आएगा उसको अन्य बैक्टीरिया से अलग करती है। इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे जीवाणु का आर्थिक महत्व। पहले साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व जान लेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस करके उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होती है। वैसे अलग अलग तरीके में आप भी जानते हैं कि बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए कि दही बन के, दूध से दही बना, आपके लिए बेनिफिट है। इसके अलावा आपके आंत में पाए जाते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उनके आर्थिक रूप में किस रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में, उन पहलुओं पे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आशा फ्रेंड्स एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।